नेक्स्ट हम कुछ एक डेफिनेशंस करेंगे दैट विल बी करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कंडक्टिविटी को, सॉरी करंट डेंसिटी को। करंट डेंसिटी, डेंसिटी से हमें पता है डिवाइडेड बाय कोई भी क्वांटिटी है, मास डेंसिटी है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। आपने पीछे चार्ज डेंसिटी करा, चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। तो यहां पर हम किसी वायर को कंसीडर कर रहे हैं जिसका सर्टेन क्रॉस सेक्शनल एरिया है, देन वी कैन डिफाइन द करंट डेंसिटी एज करंट डिवाइडेड बाय एरिया। तो करंट डेंसिटी क्या हुई कि किसी भी वायर में से, किसी वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में से कितनी करंट फ्लो कर रही है इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक बार इसको फिर ध्यान से सुन लो कि मान लो हम एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर कर लेते हैं, से दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एनी वायर। इसको मैं इस तरह से डिनोट कर देता हूं, से इसका जो एरिया वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस। दिस इज द एरिया वेक्टर ऑफ दिस एलिमेंट। ds एलिमेंट का एरिया या इस एरिया एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर है दैट इज डिनोटेड बाय दिस। अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से कितनी करंट फ्लो करती है such that current will be perpendicular to this surface, यानी कि एरिया वेक्टर के साथ वो 0 डिग्री का एंगल बनाएगी, बट इस सरफेस के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। कि ये हमारे पास कोई सरफेस है, दिस इज द एरिया वेक्टर। तो इस एरिया वेक्टर में से कितनी करंट फ्लो कर रही है, मान लो दिस मार्कर रिप्रेजेंट द करंट, तो इस एरिया के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है और इस वेक्टर के साथ ये 0 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही है। तो यहां पर हम कह देंगे कि I V द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर या थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो वी कैन डिफाइन इट एज, इट इज defined as current flowing through a या current flowing per unit cross sectional area, per unit cross sectional area in a direction normal to, in a direction normal to given cross sectional area। कि जो करंट है वो गिवन सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है और इट इज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल J। तो J इज करंट डेंसिटी एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो J कैन बी रिटन एज I अपॉन में A। तो हेयर वी कैन राइट कि J जो है अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इट विल हैव सर्टेन डायरेक्शन। तो वी विल टेक द डायरेक्शन ऑफ J वेक्टर, कि J वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी द सेम इन विच पॉजिटिव चार्ज मूव। कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी की आप डायरेक्शन लोगे। तो यहां पर हम लिख देंगे J हैव सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि करंट में हमने क्या डिफाइन करा था
कि इन करंट क्या चीज होती है, फ्लो ऑफ चार्ज। दैट कैन बी कन्वेंशनल करंट, दैट कैन बी इलेक्ट्रॉनिक करंट। जो कन्वेंशनल करंट होती है दैट विल बी ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर हमने करंट डेंसिटी को क्या ले लिया, कन्वेंशनल करंट के हिसाब से ले लिया। करंट स्केलर क्वांटिटी है बट जो करंट डेंसिटी है दैट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी, और उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। अब ये तो केस हमने कंसीडर कर लिया कि इफ करंट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस। अब एक केस ऐसा भी हो सकता है कि करंट जो है वो गिवन सरफेस के साथ कुछ अदर एंगल बना दे, मान लो 30 डिग्री का एंगल बना दे, देन व्हाट वी कैन टेक द डेंसिटी से। एक सिचुएशन हम कंसीडर कर लेते हैं कि अब क्रॉस सेक्शनल एरिया हम इस तरह से कंसीडर कर रहे हैं। मान लो दिस इज द एरिया वेक्टर, ए वेक्टर, और करंट जो पास कर रही है दैट विल मेक एन एंगल थीटा with the given vector, that given area vector. तो sorry, here we will take current मान लो एरिया वेक्टर हम कुछ इस तरह से कंसीडर कर लेते हैं। दोबारा बना देते हैं डायग्राम। मान लो कि दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस तरफ आ गया, ए वेक्टर, और करंट जो है दैट विल पास। अब एरिया वेक्टर जो है, मान लो करंट के साथ थीटा एंगल यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो अब ए को अगर हम रिजॉल्व करते हैं, वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, तो इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी ए कॉस थीटा, और इक्वल टू आई अपॉन में ए कॉस थीटा। द कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर अलोंग द करंट इज ए कॉस थीटा। तो इसके जो एसआई यूनिट आएंगे दैट विल बी इज इक्वल टू एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। Next we will do conductance. Conductance of anything, किसी भी कंडक्टर की कंडक्टेंस हमें क्या बताता है कि किसी भी वायर में से करंट कितना इजीली क्रॉस कर सकता है। तो किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी जो अपने में से कितनी इजीली करंट को पास होने दे दैट इज नोन एज कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी जिसके कारण वो किसी भी करंट को अपने में से क्रॉस ना करने दे, तो इसका रेसिप्रोकल जो हो गया दैट विल बी कंडक्टेंस। तो इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसको हम डिनोट कर देंगे G के साथ। तो G इज इक्वल टू 1 अपॉन में R, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसके SI यूनिट्स क्या होंगे, SI यूनिट ऑफ G इज ओहम इनवर्स या ओमेगा इनवर्स। या तो आप ओम इनवर्स लिख दीजिए या ओम को आप उल्टा पढ़ लो, दैट विल बी महो। ओम का जो रिवर्स ऑर्डर आ जाएगा दैट विल बी महो, दैट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। नेक्स्ट जो टर्म है दैट विल बी कंडक्टिविटी। अब एक टर्म आपने अभी पढ़ी रेजिस्टेंस के अंदर, रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी जो है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी।
तो ये भी सिंपल है कि इट इज डिफाइंड एज इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ resistivity, that is सिग्मा इज इक्वल टू, इसको हम डिनोट करेंगे सिग्मा के साथ, एंड सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन में रो, और इसके एसआई यूनिट जो आएंगे, जो ओम के एसआई रेजिस्टिविटी के एसआई यूनिट होते हैं ओम मीटर, तो इसके एसआई यूनिट आ जाएंगे ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, और महो इन मीटर इनवर्स, और साइमन मीटर इनवर्स. दिस इज द टर्म resistivity. Now we will discuss vector form of Ohm's law. यानी कि कुल मिला के हमने रिलेशन देना है बिटवीन करंट डेंसिटी एंड रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी के बीच में. दैट इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. मान लो हम एक कंडक्टर सपोज कर लेते हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और उसकी जो लेंथ है वो हम L से डिनोट कर देते हैं. मान लो L बी द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड A बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस कंडक्टर. अब इस कंडक्टर के एंड्स को हम क्या करेंगे, मान लो इसको हमने पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ जोड़ दिया और बी एंड को या इस लास्ट एंड को हमने नेगेटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर दिया. तो इस कंडक्टर के अंदर अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को और जो इसके अंदर पॉजिटिव आयंस हैं उनके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी. जो पॉजिटिव आयंस हैं वो उनको रिपेल करेगी टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस कंडक्टर के अंदर, उनको वो मूव करवाएगी टुवर्ड्स द हाई पोटेंशियल दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल. नाउ अब हमें पता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का हमें फॉर्मूला पता है कि E इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V अपॉन में L. आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट करा था, दैट इज माइनस ऑफ dV अपॉन में dr इज इक्वल टू E के. अगर हम उसका मॉडुलस फॉर्म लेते हैं तो dV की जगह हमने V ले लिया और R की जगह हमने यहां पर L कंसीडर कर लिया. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं. V इज इक्वल टू E L के, और ओम्स लॉ के अकॉर्डेंस में एज V इज इक्वल टू I R. तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख देंगे, I R इज इक्वल टू E इंटू में L, और R की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट करी थी I रो L अपॉन में A बराबर है E इंटू में L. ये अभी हमने डिफाइन करा था. यहां पर L से L कैंसल आउट, I अपॉन A इंटू रो इज इक्वल टू E. I इंटू में I अपॉन में A दैट इज इक्वल टू करंट डेंसिटी, दैट इज J वेक्टर, एंड resistivity as it is equal to electric field. अब यहां पर जो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन है दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी is same as that of electric field vector. Now J vector is equal to E vector upon में rho.
1 अपॉन रो, दैट इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी के, तो J वेक्टर इज इक्वल टू E वेक्टर इनटू में सिग्मा, दैट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. Classification of material on the basis of their resistivity, कि हम किसी भी टाइप के मटेरियल्स को या सॉलिड को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजिस्टिविटी. तो वी कैन डिवाइड इट इन द 3 पार्ट्स, दैट इज कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड जो आपने अब न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है आपको +2 में जब आपने पढ़ा होगा, आपने इसके बारे में पहले स्टडी नहीं करा, दैट विल बी सेमीकंडक्टर्स. तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कंडक्टर्स को. Conductors can be defined on the basis of resistivity. तो conductors हैं, they will conduct the electricity. So they have low value of resistivity. तो we can define it as the materials which have low value of resistivity and high value of conductivity. इनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी और रेजिस्टिविटी लेस होगी. फॉर एग्जाम्पल, इनकी जो रेंज होती है दैट विल बी द रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी इज, इसकी जो रेंज हम लेंगे दैट विल बी 10⁻⁻8 ओम मीटर टू 10⁻⁻6 ओम मीटर. जो इनकी रेंज होती है दैट विल बी दिस. जो सबसे कम रेजिस्टिविटी जिन सब्सटेंस की होती हैं दैट विल बी सिल्वर, कॉपर एंड सो ऑन. तो सिल्वर, copper, and we can take third one is aluminium and so on. These have low value of resistivity. They have low value of resistivity and high value of conductivity. But nichrome, that is Ni, have high value of resistivity. और इसको हम यूज करते हैं इन द हीटिंग, इन द हीटर्स वायर्स एलिमेंट, एंड इट इज यूज्ड एज, सो इट इज यूज्ड एज एलिमेंट ऑफ हीटर्स. तो नाइक्रोम की वायर को हम एज एन हीटिंग एलिमेंट के कंसीडर करके चलते हैं. दूसरा हमारे पास आता है इंसुलेटर. जो इंसुलेटर्स होते हैं दे आर जस्ट अपोजिट टू द कंडक्टर्स, दैट इज दे हैव हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी and low value of conductivity. The material which have high value of resistivity and low value of conductivity, they are known as insulators. They are bad conductors of electricity. They do not उनमें से करंट जो है that cannot be pass. Then
they have resistivity more than 10 raised to power 4 ओम मीटर। इनकी जो रेजिस्टिविटी की जो रेंज होती है वो 10 रेज़ टू पावर 4 ओम मीटर से ज्यादा होती है। देन लास्ट इज सेमीकंडक्टर्स। जो सेमीकंडक्टर्स हैं इनकी जो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी होती है दैट इज इन बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। नेक्स्ट वी कैन डिफाइन सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स जो हैं टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आप टेम्परेचर 0 केल्विन तक लेते हैं तो दे बिहेव एज एन इंसुलेटर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं देन दे बिहेव एज एन कंडक्टर। तो वी कैन डिफाइन द सेमीकंडक्टर द सबस्टेंस which have resistivity in between conductors and insulators. At low temperature, they behave as इंसुलेटर। अब जैसे ही टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे सम ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड आर ब्रोकन ड्यू टू विच दे बिकम कंडक्टर। ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर दे बिहेव एज कंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स को हम 9th यूनिट में डिटेल में स्टडी करेंगे। Next is carbon register, which is made from the mixture of carbon black, and this is pressed to form a cylindrical rod by heating the rods and enclosed in a plastic jackets. Now next we will do color code for carbon register. कलर कोड जो है दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ द गिवन कार्बन रेजिस्टेंस। वी हैव सर्टेन कलर्स ऑन द रेजिस्टेंस विच आर इंडिकेटेड ऑन द रेजिस्टेंस एंड ईच कलर हैव द पर्टिकुलर वैल्यूज। हर एक कलर को एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइन करी जाती है। अभी आपने डायग्राम में देखा कि कोई भी कलर कोड रेजिस्टेंस है दैट मे हैव मिनिमम 3 and 4 color strips. We can draw it like this कि मान लो कि हमने एक कार्बन रजिस्टर यहां पर कंसीडर कर लिया and it have the 4 strips. We consider 4 strips of different color. Second, third and fourth. First strip, second strip, third and fourth. अब इन स्ट्रिप्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो स्ट्रिप है दैट इज फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, दैट इज फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। सेकेंड जो स्ट्रिप है दैट गिव द सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर। यानी कि जो पहली 2 स्ट्रिप्स हैं दैट विल गिव अस द नंबर्स एंड जो थर्ड स्ट्रिप्स है दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। इस थर्ड स्ट्रिप को हम डेसिमल मल्टीप्लायर से डिनोट करेंगे, दैट इज द डेसिमल मल्टीप्लायर।
थर्ड जो स्ट्रिप है दैट इज डेसिमल मल्टीप्लायर, और ये हमेशा जो बेस रहेगा इसकी पावर का दैट विल बी रिमेन 10, दैट इज पावर ऑफ 10। इसको हम क्या बोल सकते हैं, पावर ऑफ 10। 10 बेस लोगे और उसके ऊपर जो भी कलर होगा, जो आपने इसको इंडिकेट दिया होगा कलर के लिए नंबर, उसको आपने 10 बेस करके पावर में लेना है। एंड लास्ट स्ट्रिप जो होती है दैट इज टॉलरेंस। टॉलरेंस जो हमें बताता है दैट विल गिव अस द एरर इन आवर रीडिंग, कि टॉलरेंस से हमें यह चीज पता लगती है कि किसी भी रीडिंग में कितना एरर आ रहा है। तो मान लो इसके लिए कलर्स हमने एक फिक्स रखे होते हैं दैट कैन बी रिमेंबर लाइक दिस, बी रॉय। इसको याद रखना आसान है, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। अब इनके लिए जो कलर्स असाइन है दैट विल बी, फर्स्ट बी जो है दैट इज फॉर ब्लैक, सेकंड बी जो है दैट इज फॉर ब्राउन, एंड थर्ड जो है दैट इज फॉर रेड, फोर्थ ऑरेंज, फिफ्थ येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट। ये हमारे पास कलर्स की रेंज होगी। अब हमारे पास जो फर्स्ट आता है दैट विल बी नंबर, कि ब्लैक को हमने कौन सा नंबर देना है। आप स्टार्ट करोगे 0 से, इसके लिए फर्स्ट के लिए हम नंबर लिख देंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जो नंबर है वो हम फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट स्ट्रिप्स के लिए लेंगे। देन आफ्टर वी हैव मल्टीप्लायर, दैट इज फॉर थर्ड स्ट्रिप, दैट इज द डेसिमल स्ट्रिप। इसकी जो बेस रहेगा दैट विल बी 10, 10 रेज टू पावर 0, 10 रेज टू पावर 1, 10 रेज टू पावर 2, 10 रेज टू पावर 3, 10 रेज टू पावर 4, 10 की पावर 5, 10 रेज टू पावर 6, 7, 8 एंड 10 रेज टू पावर 9। दिस इज द थर्ड स्ट्रिप। एंड फोर्थ जो स्ट्रिप होती है दैट इज द टॉलरेंस। टॉलरेंस में हमारे पास 2 स्ट्रिप हम कंसीडर करते हैं। टॉलरेंस, टॉलरेंस में सबसे पहले हम लेते हैं गोल्ड। अगर फोर्थ स्ट्रिप जो अगर दी होगी तो दैट विल बी आइदर गोल्ड। अगर गोल्ड दी है तो उस रीडिंग में हमारे पास ±5% एरर होगा, यानी कि कुछ भी रेजिस्टेंस है और अगर फोर्थ स्ट्रिप हमारे पास गोल्डन कलर की है तो जो भी वैल्यू हम रीडिंग या कैलकुलेट करेंगे रेजिस्टेंस की उसमें 5% का ± एरर हो सकता है। अगर फोर्थ स्ट्रिप जो है वो सिल्वर है तो उसका जो एरर होगा दैट विल बी ±10%। अगर आपके पास फोर्थ स्ट्रिप नहीं दी हो तो उसको हम लेते हैं नो कलर। तो अगर आपके पास कोई भी चौथी स्ट्रिप नहीं है दैट इज नो कलर, तो उस केस में जो परसेंटेज एरर होगा दैट विल बी ±2। मान लो फर्स्ट स्ट्रिप, हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि मान लो जो फर्स्ट स्ट्रिप है दैट विल बी ऑरेंज, जो सेकंड स्ट्रिप है उसका कलर हम मान लेते हैं से
येलो, जो सेकेंड स्ट्रिप है दैट इज डिनोटेड बाय येलो। थर्ड स्ट्रिप को हम डिनोट कर देते हैं रेड, और फोर्थ स्ट्रिप को हम ले लेते हैं सिल्वर। तो आपसे कहा जाता है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट टू जो आपने लेने हैं, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर और सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, ये जो दो पहली स्ट्रिप हैं वो आपने नंबर के नीचे देखनी है। तो जो पहली स्ट्रिप है दैट इज ऑरेंज, ऑरेंज के लिए हमारे पास जो नंबर है दैट विल बी 3। सेकंड जो स्ट्रिप है दैट विल बी येलो, तो येलो के लिए जो नंबर है दैट विल बी 4। जो पहली दो स्ट्रिप हैं दैट विल बी असाइंड फॉर द नंबर। जो थर्ड स्ट्रिप है दैट इज असाइंड फॉर द मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लाइंग में हम कर देंगे, और जो थर्ड स्ट्रिप है दैट इज रेड, रेड के लिए हमारे पास पावर है 2, तो 10 रेज टू पावर 2। अब जो टॉलरेंस हमारे पास दे रखी है दैट इज इन द सिल्वर कलर, तो टॉलरेंस विल बी ±5%। तो दिस विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ दिस गिवन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। जो फर्स्ट स्ट्रिप है दैट विल बी ब्राउन, सेकंड स्ट्रिप इज वायलेट एंड थर्ड स्ट्रिप इज ग्रे, और हमारे पास यहां पे फोर्थ स्ट्रिप गिवन नहीं है, तो इसका मतलब इट विल बी कलरलेस। तो फर्स्ट स्ट्रिप जो होती है दैट इज साइन फॉर द नंबर। फर्स्ट इज ब्राउन, ब्राउन के लिए नंबर 1। ओके, देन आफ्टर वायलेट, वायलेट के लिए जो नंबर असाइन है दैट विल बी 7। देन आफ्टर मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लाई ग्रे कलर, ग्रे कलर के लिए हमारे पास मल्टीप्लायर में आ जाएगा 10 रेज टू पावर 8 ओम प्लस माइनस। अब चौथी स्ट्रिप नहीं है तो दैट विल बी कलरलेस एंड इट विल बी रिटन एज ±20%। दिस इज द गिवन रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है, राइट द कलर फॉर 20 किलो ओम हैविंग टॉलरेंस ±5%। तो आपके पास सब दे रखा है 20 किलो ओम जिसकी टॉलरेंस ±5% है, आपने उसके लिए कलर्स लिखने हैं। तो R इज इक्वल टू 20 किलो ओम को आपने कन्वर्ट करना है ओम के अंदर, तो मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3 ओम ±5%। 2 सबसे पहला कलर है 2, तो 2 जो नंबर है दैट इज असाइन फॉर रेड, तो दिस इज फॉर रेड। जो रेजिस्टेंस का कलर होगा उसका पैटर्न क्या होगा, पहली जो स्ट्रिप होगी वो रेड होगी, दूसरी स्ट्रिप ब्लैक, 0 फॉर ब्लैक। थर्ड 10 रेज टू पावर 3 दैट इज असाइन फॉर ऑरेंज। फोर्थ स्ट्रिप is ±5%, that is gold. This is the color for the given strips.